बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ मैंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ से करना है, एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू से, क्योंकि व्यूअर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अब बात ही नहीं होती और ये चीज़ मुझे बहुत हैरान करती है कि हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं ये टॉपिक इतना आम क्यों नहीं है। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी, इन माई यंगर ईयर्स, आई नो ये बड़ी पुरानी बात है जब मैं छोटी थी, लेकिन उस वक्त बुक रीडिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, किताबें पढ़ना, बुक रीडिंग के ऊपर बड़ा फोकस होता था, बड़ी तवज्जो होती थी। और आप जब स्कूल स्टार्ट करते थे तो उसी स्टेज पे आपको कोई ना कोई आसान किताब के ऊपर लगा दिया जाता था और आप रीडिंग पे बड़ी फोकस करते थे। अब क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे पीटर पैन की कहानी है तो उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, सिंड्रेला की कहानी है तो उसके ऊपर भी फिल्में बनी हुई हैं, स्लीपिंग ब्यूटी की बात करें उस पर भी फिल्में बनी हुई हैं। तो ये जो बच्चों की किताबें होती थी, हैरी पॉटर, अब हैरी पॉटर एक बड़ी ही अमेजिंग सीरीज़ है, क्योंकि हैरी पॉटर की फिल्में बन चुकी हैं तो बच्चे किताब पढ़ने के बजाय डायरेक्ट फिल्म पे चले जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेम जो है व्यूअर्स वो पेरेंट्स को जाता है। इसलिए क्योंकि आई रिमेंबर मैं छोटी थी, मुझे बहुत शौक़ था टीवी देखने का, मूवीज़ देखने का। कोई भी चीज़ अगर हम देखना चाहते थे, अगर उससे रिलेटेड कोई किताब एग्जिस्ट करती थी तो सबसे पहले अम्मा और अब्बा का एक ही रूल था कि पहले किताब पढ़ लो, उसके बाद जो देखना है देखो। और यही चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की अपने बच्चों के अंदर, मतलब फैसल ने, दानिया कमाल के अंदर जब वो छोटे थे, फिर ऑब्वियसली अभी भी अगर हम देखें तो कमाल में और दानिया दोनों में बुक रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा रुझान है, जो मेरे बड़े बच्चे हैं, मेरे बोनस बच्चे हैं जो हैं। देन हमज़ा की बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमज़ा कुछ मेरे टाइप का था व्हेन ही वाज यंगर, अफलातून टाइप, उसको ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था किताब पढ़ने में। अच्छा, हमज़ा को कैसे बुक रीडिंग की तरफ फैसल लेके आए? हर रोज़ रात को सोने के टाइम पे फैसल कहते थे हमज़ा जाओ, हमज़ा क्योंकि 6 साल के थे जब फैसल मेरी लाइफ में आए, तो जब और शादी जब हुई तो हमज़ा वो 6, तो फैसल क्या करते थे कि हमज़ा को कहते थे हमज़ा कोई भी बुक लेके आओ, हम लोग उसको पढ़ेंगे साथ। तो हर रोज़ रात को 15 मिनट से लेके 20 मिनट का एक टाइम होता था जिसमें फैसल और हमज़ा बैठ के बुक पढ़ते थे। अच्छा, उससे क्या हुआ कि हमज़ा को थोड़ा सा रीडिंग की आदत पड़ गई। हमज़ा पढ़ता था, फैसल साथ जो है वो उनको, मतलब अगर कोई करेक्शन या कोई चीज़ होती थी तो साथ में गाइड करते थे। अच्छा, हमज़ा की रीडिंग बहुत बेहतर हो गई इससे। फिर जब हमज़ा मज़ीद बड़ा हुआ, अब ज़बरदस्ती ऑब्वियसली 12 साल के बच्चे को तो नहीं कह सकते ना कि आओ बैठो और साथ किताब पढ़ो, जबकि करते भी हैं पेरेंट्स। अच्छा, फिर फैसल ने क्या करना शुरू किया, हमज़ा को कहा, अरे रिमेंबर हमज़ा 13 साल के थे, बिल्कुल किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं, स्कूल की भी बुक्स के अलावा अगर स्कूल के समर होमवर्क के अंदर आता कि भाई ये 3 किताबें आपने पढ़ के आके इसका खुलासा साथ शेयर करना है, तो वो 3 किताबें भी हमज़ा नहीं पढ़ा। अच्छा, फैसल ने क्या किया, फैसल ने कहा कि हमज़ा हर किताब जो मुकम्मल करोगे उसके एवज़ में 1000 रुपया दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ बैठ के पहले किताब डिस्कस करोगे, मुझे लिखा हुआ तो जो दोगे सो दोगे, लेकिन उसके अलावा आप मेरे से डिस्कस करेंगे। क्यों? बच्चे बड़े चालाक हैं, वो जाते हैं सोशल मीडिया पे चेक करते हैं और 1 सेकंड के अंदर जो है वो अपनी जो है वो फनकारियाँ दिखानी शुरू कर देते हैं। सो फैसल ने फिर ये वाली चीज़ हमज़ा के साथ इम्प्लीमेंट की। हमज़ा ने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली इस टो में कि हर किताब पे 1000 रुपया मिलेगा, लेकिन उसने पढ़ी। शुरू में चालाकी करने की ज़रूर कोशिश की, जो हर बच्चे करता है कि ऑनलाइन जाके उसकी समरी जो है वो लिख दी और मेरे हस्बैंड को प्रेजेंट कर दी। तो फैसल ने पकड़ लिया उसको और कहा कि ये तो गलत काम है, आपने एक तो ऐसा करना नहीं है। और फिर हमज़ा के अंदर ये एक हैबिट बनना शुरू हुई। आज हमज़ा 20 साल के होने वाले हैं, किताबें ज़रूर पढ़ता है और उसका इंटरेस्ट है बायोग्राफीज़ में, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानना। अब हसन नूर पे आते हैं। अगेन ये वाली जो जनरेशन है जो 9 साल की, 5 साल की है, उन्होंने तो देखे ही सिर्फ डिवाइसेस हैं। वो तो जब पैदा हुए हैं तो पैदा होते ही उनके सामने उनको मतलब 2-3 माह का भी नहीं बच्चा होता तो उसके सामने टीवी लगा देते हैं या उसके सामने फ़ोन लगा देते हैं, यूट्यूब पे कोई चीज़ लगा के। सो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मेरे बच्चे दोनों जो हैं वो बुक रीडिंग की तरफ भी जाएं और गैजेट से ज़रा दूर रहें। नूर अगेन हमज़ा की तरह थोड़ी अफलातून है, तो फैसल उसके साथ बड़े मुख्तलिफ तरीके से डील करते हैं। रीडिंग वाला जो मामला है, क्योंकि फैसल बेसिकली अगर आप कहें कि किताबी कीड़ा है तो ये बात गलत नहीं होगी। वकील हैं ऑब्वियसली, तो वकील तो आपको पता है उनका टोटल काम ही किताबें पढ़ना होता है और उसमें से फिर चीज़ें निकालना होता है। अच्छा, फिर हसन इंटरेस्टेड है
साई-फाई और इस किस्म की चीज़ों में, तो स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक, हैरी पॉटर, फैंटेसी सीरीज़ जो भी होती हैं, वो फैसल ने हसन को लानी, पहले उसको विम्पी किड शुरू कराया, उसके बाद ये। अब मुझे पता है कि मैं सारी अंग्रेज़ी किताबों की बात कर रही हूँ, उर्दू की किताबें भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझसे उर्दू सही तरीके से नहीं पढ़ी जाती, तो हमारे घर में जो 2-3 बच्चियाँ काम करती हैं, वो जो हैं वो बैठ के बच्चों के साथ एक कोई ना कोई स्टोरी बुक आसान से टोट पोटोट कोई इस तरह की उनके साथ हम वो भी रीडिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको और मतलब मैंने एक यूट्यूब की वीडियो भी बनाई, तो उस पर हसन ने कहा कि यस मुझे उर्दू जो है वो कारी साहब सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कारी साहब हैं, मैं उनको भी बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो पहले कुरान पाक पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद खुद ही कोई ना कोई एक जो रेगुलर स्टोरी होती है वो उनको सुनाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कारी साहब आप जो दूसरी टोट बटोट और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों को बाद में करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जुगन कुरान पाक पढ़ा के बच्चों को फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल इनको कोई किताब कोई वैसी कोई स्टोरी जो है ना नॉर्मल सी जिस तरह की होती है शहजादा शहजादी टाइप का, कहते हैं इसके बाद मैं इनको मजहबी स्टोरीज़ की तरफ लेके आऊँगा। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ आ गई हैं, तो एक दफ़ा बच्चों का इधर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तो फिर मैं इनको आराम आराम से मजहबी स्टोरीज़ की तरफ लेके जाऊँगा, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ कुरान पाक नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गेन करें यंग एज पे। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी। तो व्यूअर्स, अल्टीमेटली जब भी आप नॉलेज की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, माइंड को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे किताब और बुक रीडिंग आ जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबें जमा करने का बहुत शौक होता है लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। मेरी अब एक दोस्त है, उसकी बेड साइड टेबल पे 15-15 किताबें पढ़ी होती है। उससे पूछो कि अच्छा कौन सी वाली पढ़ी हो आजकल, तो कहती है यार 3 शुरू की हुई हैं लेकिन ख़त्म कोई भी नहीं हुई। सो जिस तरह हम टाइम देते हैं, कुछ लोग वर्जिश के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं, लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं। देखिए, नमाज के लिए भी हम वक्त निकालते हैं और वो हमारे पे फ़र्ज़ है, इसलिए 5 वक्त नमाज हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। सो उसी तरह अगर हम अपने ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें कि हर रोज़ 2 पेज 3 पेज चाहे 2-3 पेज किताब के पढ़ लें। व्यूअर्स, रीडर्स आर लीडर्स, ये बात आज भी अप्लाई करती है सोशल मीडिया की दुनिया में। अब आप लोग कहेंगे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये वेरियस डिफरेंट जो आ गई हैं ऐप्स और डिवाइसेस वगैरह, जिनके थ्रू आप बेसिकली ऐप्स आ गई हैं जिनके थ्रू आप जो है किसी भी सवाल का 100% जवाब ले सकते हैं और आपको खुद जाके रिसर्च नहीं करनी पड़ती। मैं मानती हूँ कि ये आसानियाँ पैदा हुई हैं लाइफ में, लेकिन इस आसानी का मतलब ये नहीं था कि किताबें ही पढ़नी छोड़ दें। क्योंकि व्यूअर्स, कोई भी चीज़ अगर आप उसका खुलासा सा प्रेजेंट कर देते हैं तो वो तो फिर उस बंदे का राय और ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में, लेकिन जब आप खुद एक पूरी किताब पढ़ के उसका खुलासा बनाते हैं तो फिर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पर्सपेक्टिव से खुलासा होता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि लिखना पढ़ना सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं होना चाहिए। आप देखें आजकल कितने यंग लोग हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है। हम छोटे होते थे तो बहुत डांट पिटती थी अगर आपकी राइटिंग जो है वो नीट नहीं होती थी, अगर वो सही फ्लो में नहीं होती थी और अगर उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं होती थी। प्रॉपर डांट पिटती थी कि जॉइनिंग हैंड राइटिंग में क्यों नहीं आपने लिखा। उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, दोनों सब्जेक्ट्स, इवन मैथ्स के आपके जो होमवर्क होता था वो नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी होता था। अब तो लगता है कि जैसे बच्चों ने कीड़े मारे हुए हैं पेपर के ऊपर। नो डाउट कि जो डिफरेंट किस्म की अब ऐप्स आ गई हैं वो आसानी पैदा करती हैं, लेकिन उस आसानी के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि बच्चों की फाउंडेशन बड़ी कमज़ोर हो गई है। देखिए, हर घर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन, ताकि अगर अल्लाह ना करे ज़लज़ला आए, फ्लड्स आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जो घर है वो गिर ना जाए। इसी तरह हमने अपने यंग लोगों को, अपने बच्चों को, उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी नींव को स्ट्रॉन्ग करना है। और उस फाउंडेशन को अगर हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप याद रखें कि बच्चों के लिए किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है कि कुछ ऐसे यंग लोग भी हैं जो अपने अर्ली 20s में या लेट टीन्स में 18-19 साल के, आप उनके सामने किताब रखते हैं पढ़ने के लिए और उन्हें कहे बेटा ऊंचा पढ़ो, मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि वो इतना झिझकेंगे और इतनी गलतियाँ करेंगे पढ़ते हुए कि आपको लगेगा कि जैसे 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है। सो व्यूअर्स, ये क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा बुक रीडिंग की तरफ रुझान क्यों नहीं रहा? पेरेंट्स, हम लोग अगर किताबें आम करेंगे, जैसे हमारे घर में
बच्चों की किताबों का अलहदा एक हमने सेक्शन बनाया हुआ है, मेरी किताबें अलहदा है, फैसल की किताबें अलहदा हैं, आपा की किताबें अलहदा है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन बुक्स और प्रॉपर हमने एक बुक शेल्फ बनाई हुई है। मतलब अगर कहेंगे एक लाइब्रेरी घर में बनाई है तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में इतनी किताबें हैं जितनी एक छोटी लाइब्रेरी में आपको यूजुअली मिलती हैं। बल्कि अगर मैं नीचे आपा की पूरी बुक शेल्फ को काउंट करूं, हमारी को काउंट करूं, फैसल की स्टडी को काउंट करूं, तो अनगिनत माशाल्लाह किताबें हैं। और एक बात बताऊं व्यूअर्स, जैसे हम जेवर को एक एसेट समझ के अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, आर्ट जो घर में होता है, पेंटिंग्स वगैरह, कैलीग्राफी वगैरह, वो हम पास ऑन करते हैं, तो किताबें भी एक ऐसी चीज़ है जो आप पास ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पास ऐसी भी किताबें हैं जो फैसल के दादा और परदादा के ज़माने की थी, जो उनकी थी, जो पास ऑन हुई। तो व्यूअर्स, किताब और किताब पढ़ना और बुक रीडिंग की वैल्यू को एक लम्हे के लिए भी निगेट नहीं किया जा सकता। और अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करें तो किताब पढ़ने से ज़्यादा व्यूअर्स कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो एक हेल्दी एक्टिविटी है ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो गेम्स भी खेलते हैं, अगेन डिवाइस। आजकल जो भी दिमाग को इंगेज करने वाली एक्टिविटी है वो कंप्यूटर की स्क्रीन से या फ़ोन की स्क्रीन से वाबस्ता है या टैब की स्क्रीन से वाबस्ता है। बट व्यूअर्स, जितना कम बच्चों का डिजिटल दुनिया से एक्सपोजर रखेंगे और जितना ज़्यादा उनका नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान लेके जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे आगे जाके कंप्लीट हेल्दी एंड फंक्शनल ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे। व्यूअर्स, नॉलेज इज़ पावर। बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन आपको कोई ऐप दे देगी, लेकिन आपकी अपनी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी अपनी सोच कैसे डेवलप होगी। अगर तो किसी के पढ़ के खुलासा देना काफ़ी होता तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यार मैंने वो किताब 14 साल पे पढ़ी, उसका मेरे लिए डिफरेंट मतलब था। मैंने उसी किताब को जब 20 साल पे पढ़ा, जैसे राजा गिद्ध एक ऐसी किताब है जो आप टीन्स में पढ़ें उसका डिफरेंट मतलब है, आप उसको 20s में जाके पढ़ेंगे तो वो मुख्तलिफ है, आप इस स्टेज पे, मैं मेरी लाइफ की ज़िंदगी के स्टेज पे पढ़ेंगे उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। सो व्यूअर्स, किताब और आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी लाइफ जब कंबाइन होती है तो फिर उसकी एक कंक्लूजन या उसकी एक समरी आगे सामने आती है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स, जहाँ पे मुझे अब आप कहेंगे कि भाई इसके ऊपर भी तो पढ़ते हैं ना, हाँ इसके ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन फिर इसके ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म के ऊपर चीज़ें मत पढ़ें। अगर आपने डिवाइस पे पढ़ना है तो ई बुक्स अवेलेबल हैं। इतना ज़्यादा लिटरेरी वर्ल्ड ई बुक्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की तरफ क्यों आया? क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था सिर्फ किताबों को डेकोरेटिव पर्पस के लिए रखना, और लोगों ने तो किताबें ही खरीदनी छोड़ दी थी, राइटर्स भूखे मर रहे थे। फिर क्या हुआ कि ई बुक्स की तरफ रुझान हुआ, ई बुक से फिर एक रिवाइवल आया। और व्यूअर्स, मुझे पता है कि अब आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, यानी कि आप किताब सुन लें, आप उसको पढ़ें ना। मुझे बेहतर यही लगता है कि किताब को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ने की तरफ भी नहीं जा सकते तो कम से कम किताब पकड़ के बच्चों के सामने रखें और ऑडियो बुक चला दें, ताकि बच्चे उस किताब के साथ जो लिखा हुआ है वो फॉलो तो कर लें। यूएस अल्फाज को देख के, पढ़ के उसको रजिस्टर करना भी एक काम है। आगे जाके नो डाउट डिवाइसेस वगैरह सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लिखत पढ़त तो फिर भी होगी, चाहे वो कंप्यूटर पे टाइप करके हो। तो आपके दिमाग और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि एक और माँ हमारा किचन में इंतज़ार कर रही है, शेफ़ फ़खरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू लुक लवली। अच्छा, you. मुझे ये बताइए कि किताब पढ़ने की बात हो रही है, क्या आपका किताबों की तरफ रुझान है? लेकिन अपने टाइम में तो हम पढ़ते थे, तब तो मस्त था। हमारी एज जो थी, हमारी जनरेशन जो थी, तब तो बुक्स रीडिंग था। मोबाइल इतना ज़्यादा बच्चों तक नहीं था, बड़ों तक था। तो बुक्स रीडिंग का शौक़ था। फिर थोड़ी टीन एज में आए, थोड़ा वो जी रिसाले पढ़ने का शौक़ चढ़ गया, जी रिसाले पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब के जो बच्चे हैं ना, उनमें नहीं है, लेकिन मेरे बेटे में पता नहीं कहाँ से, शायद मेरी तरफ से इसमें आ गया, वो बुक रीडिंग करता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको नई से नई बुक ला के देती हूँ। वो अगर उसके पास कुछ ना अवेलेबल हो ना, तो वो अपनी स्कूल की बुक ही रीड करना शुरू कर देता है। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो रोज़ मुझे रात को कहेगा कि 10 मिनट के लिए मुझे बुक पढ़ने दें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हेल्दी चीज़ है। और आपको पता है कि जो लोग किताब पढ़ के रात को सोते हैं, उनकी नींद बहुत बेहतर होती है। जो बंदा डिवाइस पे खेल के सोता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी ब्लू लाइट होती है। लोग कहते हैं हमने ब्लू लाइट फिल्टर लगा दिया। व्यूअर्स,
रीलें आपके दिमाग, जो आप रील्स पढ़ते हैं ना, रील्स देख रहे होते हैं रात को बार बार, या टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे होते हैं, वो आपके दिमाग को हाइपर करती हैं। फिर उस हाइपर स्टेट में आप सोने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं करता। सो किताब पढ़ना, उसको लाइफ का एक हिस्सा बनाना और अपना दोस्त बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम किचन में भी आएंगे और ये भी देखेंगे कि क्या बन रहा है। वैसे तो आप हमेशा ही कुछ मज़े मज़े का बनाती हैं, आज कुछ बच्चों से रिलेटेड ही बना दो। जी, आज बच्चों से और बड़ों सबसे रिलेटेड है, ग्रिल सैंडविचेस हैं। बिल्कुल सही। तो किचन में आएंगे ब्रेक के बाद शेफ फखरुन्निसा के पास, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं फखरुन्निसा के किचन में खाली पैन्स के साथ जो गर्म हो रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, अम्मा कहती है तवे पे हाथ रख दूंगी। तवे पे क्यों हाथ रख देंगी, मतलब ये कौन सी सजा है कि मैं तवे पे हाथ रख दूंगी। तो मेरे सामने जब भी कोई फ्लैट सर्विस आती है मुझे एकदम से मामा याद आती है कि तवे पे मुझे रख देंगी। अच्छा, तो एक दफा छोटी होती थी तो कहती तवे पे उठा दूंगी तुम्हें। मैं कहती थी बिठा क्यों देंगी तवे पे, चूल्हे पे पकाएंगी मुझे, तो मैं फिर बंदे का पुत्र भी बन जाती। माओ के डायलॉग, माओ के डायलॉग होते हैं ना, छित्तर मारूंगी मैं। अच्छा, जूता नहीं मारूंगी, छित्तर मारूंगी। पंजाबी माँ छित्तर मारती है, जूता नहीं मारती। पंजाबी में जो मजा आता है डांट के, उर्दू में तो आता ही नहीं है। मैं मारूंगी, मैं छित्तर मारूंगी। मतलब ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में जो हर ज़बान बोली जाती है बड़ी खूबसूरत है, और इतना कल्चरली रिच मुल्क है पाकिस्तान, माशाल्लाह। खैर, कल्चरली रिच है तो खाने में भी रिच है, लेकिन आज हम बना रहे हैं कुछ वेस्टर्न सा। जी जी, ग्रिल सैंडविचेस बन रहे हैं आज हमारे किचन में। तो हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना काम। बिल्कुल सही। इन दोनों के ऊपर मैंने चिकन प्रिपेयर करनी है। उस पे हम ब्रेड करते हैं और चिकन को हम इस पे कर लेते हैं। बिल्कुल, जिनके पास ग्रिल पैन नहीं है उनको भी पता हो कि हम ब्रेड पैन अलहदा में से करनी है, उस पे जरा ग्रिल मार्क आएंगे, जरा खूबसूरत ठीक है। लगेगा। तो वो मैंने कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा बटर लगाना है। बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, जो असल में बटर को थोड़ा सा मुझे मेल्ट करना है, आप ऑयल लगा लें। ठीक है, मैं ऑयल लगा लेती हूँ और मैं यहाँ पे अपनी ब्रेड को तैयार करना शुरू कर देती हूँ। वैसे आपने अगर ब्रेड को जो है वो थोड़ा सा अगर बटर भी आप लगा सकते हैं ब्रेड को एक साइड पे। तो जब आप एक साइड पे बटर लगा देंगे तो अरोमा बहुत अच्छा आएगा। हाँ, अब देखो ना, अगर इसको आप उस पे पैन पर डाल लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा इजीली। जी, मैं पैन पे ही सोच रही थी कि थोड़ा सा बटर भी पैन पे डाल दूंगी ताकि वो बटरी सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रिल कर रही हूँ और साथ में आप हमें गाइड करेंगी कि हमने मज़ीद क्या करना है। हम सबसे पहले तो चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लेते हैं। जो चिकन के फिले हमने लिए हुए हैं, और मैं रेसिपी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसको हम मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेशन में क्या क्या डाल रही हो? मैरिनेशन में गार्लिक जो है फ्रेश जो चॉप हुआ हुआ वो डाल रही हूँ, सॉल्ट है, इसमें हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस। दोनों साइड से ग्रिल करना है या सिर्फ एक साइड? एक साइड से ग्रिल करना। ठीक है। और इसमें हम जो है थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दें, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमने चिकन को ग्रिल करना है। मैं 2 मिनट के लिए पैन को साइड पे कर रही हूँ, ज़्यादा ओवर हीट हो गए। ब्रेड के ऊपर व्यूअर्स नज़र रखनी है, क्योंकि ब्रेड को ना पता नहीं चलता, वो एकदम से ना जो है वो कुक हो जाती है। तो अगर हमने ग्रिल मार्क्स देने हैं तो उसको रख के छोड़ दे 2 लम्हे के लिए। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे टुवर्ड्स द चिकन की ग्रिलिंग। अच्छा, इसके ऊपर क्या लगाना है मैंने ग्रिल करने के लिए? भी थोड़ा सा बटर और थोड़ा ऑयल, दोनों चीज़ें मिक्स करके, ताकि बटर जले ना और थोड़ा ऑयल जो है उसको बचा लेगा। बिल्कुल सही, ये हमारा बटर आ गया। व्यूअर्स, ग्रिल्ड सैंडविच में आपको को बहुत ज़्यादा घी नहीं डालने की ज़रूरत, ये मैं आपको बता दूं। लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर भी ना इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं कि आपने ग्रिल करके उसको ऊपर से ले आना है। सो जो सालन वाली ग्रेवी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे ज़रा बाहर निकलना है। जो कि इसके ऊपर स्पाइसेस भी बहुत लोग ना ऐसे डालते हैं जैसे हम स्टेक बना रहे हैं। इसको बहुत ओवर सीजन नहीं करना, बिल्कुल माइल्ड सा इसमें जो है ना सीजनिंग कर कर तो इसको जो हमने ग्रिल करना है। आप देखें इसमें कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वो शक्ल नहीं आई हुई कि ब्लैक हो गया या बहुत ज़्यादा कोई चिली सॉस डाल के उसको नहीं हमने किया। तो ये हो गया हमारा जी, या और करूँ इसको? नहीं, ये इतना ही है। ये प्लेट में हम निकाल लेते हैं, जला ही ना लेना हम अपने टोस्ट नहीं, को। ये देखें व्यूअर्स, ये ग्रिल मार्क्स आ गए आपके। ये अब आपने एक साइड से इसको करना है, दोनों साइडों से आपने इसको नहीं करना। और जो पहले हमारे पास ऑयल था, बटर था, वो ही हम इसके ऊपर घुमा रहे हैं। चिकन हो गया मैरिनेट? चिकन हो गया मैरिनेट। ये ले जी, हमने साथ ही ना इसको ग्रिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, और चिकन क्योंकि हमने हैम किया हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की जरूरत नहीं, ताकि वो जूसी भी रहे और कलर अच्छे से उस पर आ जाएगा तो हम इसको डन हो जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे। अब आप आ जाएं अपने इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ना प्लेट भी दे देती हूँ ताकि आप उसमें इजीली हम निकाल लें। ठीक है, मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
आप इतनी देर हमारे साथ रेसिपी शेयर करें। चिकन सैंडविच की जो चिकन है उसके मैरिनेशन के लिए हमने चिकन लिया है 1 किलो, लहसुन 6 से 7 जवे, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस आधा चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच। उसके साथ हम जो सॉस यूज़ कर रहे हैं वो हम हनी मस्टर्ड सॉस यूज़ कर रहे हैं। हनी मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए मायोनीज़ ली है 1/4 कप, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी। और इसके साथ एक और सॉस हम बनाएंगे चिपोटले सॉस। उसके लिए मायोनीज़ ली है 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस ली है 3 खाने के चम्मच, चिपोटले सॉस 1 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को लेके अच्छे से मिक्स कर लें और ये सॉस रेडी करके हम रख लेंगे। और असेंबलिंग के लिए हमने इसके ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आइसबर्ग लेटस लिए है, फ्राई हम एग लेंगे, टमाटरों के स्लाइस लेंगे, खीरे के स्लाइस, चीज़ के स्लाइस, और इन सबको हम जो असेंबल करके अपना ग्रिल सैंडविच प्रिपेयर करेंगे और इसको सर्व करेंगे हम कॉल्स्लॉ और फ्राइज़ के साथ। और ग्रिल्ड सैंडविचेस की सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि ये एक झटपट रेसिपी होती है। इट डजंट टेक यू फॉरएवर टू डू एंड आपको इसके बहुत ही मज़े का और यमी सा रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये देखिए कितना अच्छे से इस पर कलर आता जा रहा है। अब आपने इसको कितना को ग्रिल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने मेरे ख्याल से इसको इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये बर्न हो जाएगा। तो ये साथ साथ देखिए ना, आप दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। लोग अच्छा, एक जो होती है ना अपने टाइम की मैनेजमेंट, लोग बहुत गलत करते हैं। अगर आप बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर लें, अपनी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लें, तो एक्चुअली खाने को मौके पे बनाने में तो इतना टाइम ही नहीं लगता यार, और फटाफट से बन भी जाता है। और ये मतलब आप सबके साथ खुद भी बैठ, नहीं तो अक्सर क्या होता है औरतें अंदर किचन में लगी हैं, बाहर सब बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठ ही नहीं पाते कि जी खाना जी अंदर बन रहा है। ये चीज़ें ऐसे आप बनाएं और उनके साथ बैठ के खुद भी इंजॉय करें। और सैंडविच ब्रेड पे अगर बनाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब चिकन हमारे यहाँ पे अपनी कर रहे थे कुक। मेरा पॉइंट ये है कि एक साइड पहले कुक करें, फिर हम दूसरी साइड को उस साइड पे लेके जाएं। और यहाँ पे आपको कोई इतना ज़्यादा मक्खन बटर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बस इसको प्रॉपर तरीके से दोनों साइडों से कुक करना है। ये देखें ना, हाफ नीचे से ऑलरेडी डन हो चुका है। मुझे सिर्फ ये कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे ये देखिए, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। देखिए, ग्रिल्ड सैंडविच का एक, उसको बाद में भी आप थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं पैन के ऊपर हीट अप करने के लिए, लेकिन अंदर की साइड ज़रूर सॉफ्ट होनी चाहिए, वरना होता ये है कि वो फिर बहुत ही ज़्यादा ना रबरी सा हो जाता है। अब इसी के ऊपर आप कहती हैं तो मैं बाकी की चिकन भी कुक करना शुरू कर देती हूँ, ताकि मौके पे आपकी चीज़ें डन हो जाएं। और ग्रिल मार्क वाले पैन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट भी फिर वो ग्रिल वाला ही आएगा, राइट। क्योंकि हमारे सिर्फ 2 पीस रह गए थे, तो वो यहाँ आप ना जब चीज़ों को तरीके से टाइमली अंदाज में रेडी कर देते हैं ना, तो फिर आपको मसला कोई नहीं होता। हमारी तैयारी अगर पूरी हो ना, अब ये मैरिनेशन अगर आप करके छोड़ देते हैं तो मुझे एक बात बताएं, बाद में आपको बनाने में क्या मसला होगा? कुछ भी नहीं, वो आपको सब चीज़ें रेडी। और ये देखिए, ये आपकी, और देखिए व्यूअर, ये ऑयल में बहुत ज़्यादा पकने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये मैं आपको ज़रूरी बात इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जैसे अगर हम कुक करें, ये फ्राई नहीं हो रहा, ये ग्रिल हो रहा है। और अगर आप इसको ओवर ग्रिल करेंगे तो ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल ऐसे ही। इसको बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आपने कुक करना है। ये बड़े अच्छे से जल्दी कुक हो जाता है। चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और इसको तो देखें कितना फ्लैट से ये पीसेज हैं। और उसके बाद तो जान, फिर उसके बाद असेंबलिंग है और कुछ भी नहीं, सब वेजिटेबल्स कटी हुई हैं। आपकी सॉस जो है सिर्फ मिक्स करनी है और आप बस अब सैंडविचेस को जो है असेंबल करें। इस काम के लिए आप अपने बच्चे पकड़ें, आप अपने दूसरे काम करें, और बच्चे जो है असेंबलिंग बड़ी खुशी खुशी करते हैं इस तरह के काम। बिल्कुल। सो द थिंग इज, बना के दे दें सारी चीज़ें और कहें चलो बेटा अब आप करो, मसला क्या है, राइट? जी ऐसे ही बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होता है, बच्चे भी इन चीज़ों को मज़ा से जो करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों को। देखिए ना, लोग, हर बंदे का अपना एक अंदाज होता है काम करने का, चीज़ें करने का, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि जी वो कभी भी किचन में नहीं घुसा। तो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे चीज़ें तो आपको बनानी आनी चाहिए। और वो बेसिक चीज़ें बनाने के लिए
ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। अच्छा, आपके घर में अभी भी रीडिंग की तरफ किसका रुझान है? आपके बेटा तो है, बेटा तो है, लेकिन उसके अलावा मैं खुद आपके घर में जो घर में मैंने बताया ना अक्सर रिसाले वगैरह आपने आते हैं। देखा किसको? देखो, रीडिंग की तरफ जब कोई जाता है तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन होती है ना, या तो अपने किसी टीचर या किसी और बंदे से इंस्पायर्ड होता है, किसी फ्रेंड से, कजन से, या कुछ तो कोई तो होता है। मेरी अम्मी को अक्सर रात को डायरी भी लिखती हैं, या अभी भी? हाँ, अभी भी लिखती हैं। अच्छा, तो उनको शौक है, वो रीडिंग करने का भी उनको शौक है, तो उनको देख के जो है अच्छी मैं आपको बताया ना कि टीनेज तक तो वाले बुक्स का शौक था, उसके बाद टीनेज में मैंने देखा जी रिसाले भी पढ़ने चाहिए, फिर वो रिसालों वाला टाइम आ भाई गया। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करें कि अगर आपको किताब पढ़ने का वक्त मिलता है और दूसरा आप किताब खरीदना अफोर्ड करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लग्जरी है व्यूअर्स। मैं आपको बताऊँ, मैं काफ़ी साल पहले एक खातून मेरे घर काम करती थी, सफ़िया, उसको ना किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब भी प्रोग्राम पे कोई भी गेस्ट, हमारी घर की भी किताबें वो पढ़ती रहती थी, उर्दू की भी हमारी प्रॉपर एक कलेक्शन, तो जब भी हमारे पास प्रोग्राम पे कोई गेस्ट आता था और वो अपनी कोई बुक प्रेजेंट करता था, तो मैं घर जाके अपनी लाइब्रेरी में या पढ़ने से खुद पहले उसको जाके हैंड ओवर करती थी और वो पढ़ती थी। और मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा बेटा तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है तो तुमने मतलब पढ़ाई मतलब छोड़ी क्यों? क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई 8वीं के 9वीं जमात तक पढ़ी थी। कहती आप भी बड़ा शौक था पढ़ने का, बस घर वालों ने भाई की पढ़ाई को तरजीह दी, मेरी पढ़ाई को नहीं दी, तो एक ही बंदा पढ़ सकता था, तो उन्होंने भाई को पढ़ा दिया और मुझे और बहन को स्कूल से निकाल लिया। तो बहन को तो नहीं था इतना पढ़ने का शौक, लेकिन मुझे जो है आप ही बड़ा शौक है। तो आप जब भी जाती हैं ना और आपको कोई किताब वगैरह मिलती है या कोई देता है, तो मैं उसके लिए बहाने से ना चीज़ें लेके जाती थी। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये भी एक लग्जरी है। हर बंदा नहीं इतना लकी होता कि वो उसकी ऐसी सिचुएशन हो कि वो किताब खरीद भी सके। और लाइब्रेरीज वैसे ही इतनी लिमिटेड हो गई हैं अब। अच्छा, लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, पता नहीं है क्यों, हालांकि ये मुझे तो ऐसे अपने टाइम में अच्छा लगता था कि स्कूल से बाद भी लाइब्रेरी जाना है, ऐसे लगता था ये बहुत कोई हमारा स्पेशल जी, ये हो गया डन। ये बड़ा लग्जरी टाइम है जी हमारा, हम लाइब्रेरी में जाएंगे सब बहन भाई। स्पेशल अब्बू ने जी हमारे लिए मेंबरशिप ली हुई थी, तो जी जाना बड़ा मज़ा आना कि जी हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं जी, डिफरेंट किस्म की अपनी पसंद की हम बुक स्टोरीज पढ़ेंगे। अब तो बच्चों को कहो लाइब्रेरी, वो कहेंगे किधर गया, कुकड़ का पीस हमारा उड़ता हुआ गया है। अच्छा जी, हाँ, लेकिन वो बेचारा पुड़क करके आधा प्लेट पे ही लेटा जाके। अच्छा जी, ये हमारा हो गया, तो हम ये यहाँ पे ले आते हैं हम। और अब मैं ऑयल को जो है वो यहाँ पे ले आती हूँ। ये अब हमने तेल यहाँ रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बना रहे हैं सैंडविचेस तो उसके साथ फ्राइज तो बनेंगे। और फ्राइज को ना अगर आप हाफ डन करके पहले रख लें, एक तो से आपका टाइम भी सेव होता है और जो फ्राइज हैं वो बहुत क्रिस्पी रहते हैं और बड़े टाइम के लिए वो क्रिस्पी रहते हैं। आप अपने सैंडविचेस एक बना के भी हमें दिखा दें। हाँ, ठीक है। हमें अगर एक सरफेस मिल जाती है क्लियर सी, तो हम उसके ऊपर सैंडविचेस बनाना, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा रिंस कर देती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स काम करना है तो साफ़ सुथरे अंदाज में करना है, नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब जैसे ये हमने मेरे ख्याल से कुछ अरसे से हमने नहीं यूज़ किया, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर एक चीज़ पड़ी हुई है, और आप लोग घरों में भी प्लीज़ व्यूअर्स, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि चीज़ों को ना नीट एंड क्लीन करके यूज़ किया करें। ऐसा होता है कि हमारे गेस्ट वगैरह काफ़ी देर से नहीं आए हुए, मतलब गेस्ट काफ़ी देर से घर नहीं आए हुए होते, तो हम लोग ज़रा ईजी हुए हुए होते हैं, तो बर्तन भांडे पड़े हुए होते हैं। मौके पर जब निकालते हैं तो उन पर मिट्टियाँ लगी हुई होती हैं, और आप मिट्टी वाला खाना तो नहीं सर्व कर सकते ना किसी को। ये लीजिए जी, ये आपका सामान आ गया। साथ में हमारी चिकन भी जो है वो डन होने को है बिल्कुल, या ये वाली। और यहाँ पे हमारा ऑयल जैसे ही ज़रा हीट अप हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपने फ्राइज़ को। अच्छा, ये फ्राइज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं व्यूअर्स, ये रेगुलर आलू के बने हुए हैं, ये वो वाले नहीं हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं। ये हमने एक दफ़ा फ्राई किया है इनको, अब हम इनको सेकंड टाइम फ्राई करेंगे, और आप खुद देखिएगा व्यूअर्स कि सेकंड टाइम फ्राई करने के बाद वो बहुत क्रिस्पी। और इसको हाई फ्लेम पे हम दुगन कुक करेंगे, जैसे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल के विद इन अ सेकंड जो है हम इसको मतलब आपने हमने इसको थोड़ा सा येलो इसीलिए छोड़ा था कि थोड़ा हमारे पास मार्जिन हो, तो वो फिर अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। अब चिकन को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो सबसे उसका मोटा एरिया है उसके अंदर आप ज़रा 1 सेकंड के लिए वो छुरी या कुछ मारे और उसको फिर आप चेक करें। तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट चिकन कम्प्लीटली डन।
फ्राइज़ के लिए ऑयल भी गर्म हो गया। अच्छा, एक और मशवरा, सारे के सारे एक साथ मत डालें, हाँ, हाफ डालें, हाफ डन करें, थोड़ी एक्स्ट्रा उसके अंदर मार्जिन रहने दें ऑयल के अंदर, ताकि आराम से जो है वो खुला खुला जो है वो क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे ये वाला पीस भी मैं चेक कर लेती हूँ इफ इट इज़ डन। हाँ, ये इट्स ऑल्सो कुक्ड, डन। अच्छा, सैंडविच भी तैयार हो गया। जी सैंडविच बस तैयार हो गया। अब हमारे थोड़ा सा ये अंडे तो का क्लब वेट है। सैंडविच है। इसमें क्योंकि हमने ग्रिल चिकन डाला है, उसके बाद में हम ब्रेड को इसमें ग्रिल भी करेंगे। अच्छा, तो बाद आप में ना इसमें अंडा इसमें आप किस तरह फ्राइड डालेंगी? फ्राइड अंडा मैं लेकिन डालूंगी, लेकिन जो है उसको स्क्रैम्बल नहीं करेंगे, जैसे उसको प्रॉपरली इसको कुक करके। कुछ लोग तो हाफ फ्राई पसंद करते हैं, थोड़ा सा जिसमें लिक्विडी यॉक होती है। अगर आपको वैसी पसंद है तो वो भी बहुत अच्छी है। ऑमलेट्स हैं कि फ्राइड एग्स हैं? फ्राइड एग है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली इसको कुक करेंगे दोनों साइड हाँ, से ना, उसको, जिसको हाँ, आप जी। वो दोनों साइडों से कुक करते हैं, राइट? जी। तो ये आपने बेसिकली अपना दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। सो व्यूअर, साइमल्टेनियसली हर चीज़ हो सकती है। हम भी तो आपसे गप लगाते हुए बातें करते हुए सारे काम करते हैं। हमारा देखिए अंडे भी जो है सैंडविच भी प्रॉपरली हमारे रेडी हैं। अंडे को पहले बनाकर ना रखें, क्योंकि वो बहुत ना वो जो है वो फ्लफी नहीं रहता, तो उसको आप जो है उसी टाइम उसको अगर आप जो है यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं वो एक लॉट ऑलमोस्ट डन है, सॉफ्ट वाले मैं उस पास से कर रही हूँ, और अब मैं नीचे जो है वो लगा के अपने किचन रोल, अगेन अखबार का प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। आगे रमज़ान में मुझे पता है कि हर बंदे ने जो घर के अखबार है उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देना है चीज़ें निकालने के लिए। प्लीज़ द करेक्ट थिंग टू डू इज़ टू यूज़ अ किचन रोल, बिकॉज वो सेफ़र ऑप्शन है। सो यहाँ फ्राइज़ भी हो गए, ये देखें। इसी नोट पे हम जा रहे हैं व्यूअर्स ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम एग्स को भी फ्राई करने लगे हैं, और एक बड़ा ये मज़े का एंड में हम आपको दिखाएंगे तैयार शुदा क्लब सैंडविच, ठीक है? और एग बाय द वे आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। अगर आप नॉन स्टिक पैन पे एग को ब्रेक करते हैं और उसको फ्लिप करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। और ये आपके हो गए फ्राइज़ रेडी। तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जो बात हमने प्रोग्राम के आगाज़ में की कि बुक रीडिंग की अहमियत और उसके साथ सोशल मीडिया और डिवाइसेस ने उसमें क्या नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसको रीइंफोर्स करने के लिए और बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको गाइडेंस देने के लिए आज एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा रह चुकी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर अक्सा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो अब इवन दो आप थोड़ी थोड़ी जेनजी ही हैं मिलेनियल से ज़्यादा। Thank you नो एज for the वाइज compliment. you are closer to Gen Z than you are to millennial. इवन आप लोगों का जो एज ग्रुप है, किताबों की तरफ कोई ख़ास रुझान नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया और डिवाइस पे तो आऊँगी डॉक, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, किताब और किताबें पढ़ना आपकी नज़र में एज अ स्टूडेंट एंड एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि आप स्टूडेंट भी थी एंड अब आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप तो दोनों रोल अदा कर चुकी हैं, तो आप बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये सबसे पहले तो आपने ये एक इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया है, जो कि वैसे भी मेरे 3 बच्चे हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के, तो एज अ मदर भी इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं जब ख़ुद भी ज़माना तालिब इल्मी में और ख़ुद नाउ बतौर उस्ताद ऑल्सो और बतौर मदर ऑल्सो किताबें पढ़ने के, फिर मैं इस अपने जवाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक तो मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदों पे सबसे पहले बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं अपनी फेलो मदर्स को या अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि बुक रीडिंग कितनी ज़्यादा अहम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक हॉबी या उसको एंजॉय करना तो एक और साइड है, अगर आप प्रोफेशनली या करियर वाइज भी आप किसी किस्म की सक्सेस चाहते हैं तो जितना लाशऊरी तौर पर आपकी स्किल बिल्ड होती है और आपका नॉलेज बिल्ड होता है किताबें पढ़कर, उतना शायद और किसी चीज़ से नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी अपनी फेलो मदर्स नज़र आती हैं जो कहती हैं कोर्स की किताबें पढ़ो, वो उसके अलावा अगर किताबें पढ़ोगे तो उसमें वक्त ज़ाया होगा। मनाना कोर्स की किताबें भी नहीं पढ़ाती माएँ सिर्फ ये कहती हैं कि उतनी चीज़ पढ़ो जिससे तुम्हारे ग्रेड्स आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं मेरे बेटे के ही स्कूल में और मेरी बेटी बेटा एक ही स्कूल में, उनके स्कूल में, जिनको जब गर्मियों में समर हॉलीडे होमवर्क तो अब आपको पता है मिलता नहीं है, लेकिन स्कूल क्या करता है
इन बच्चों के स्कूल में मुझे बहुत अच्छी लगती है बात कि ये एक लिस्ट दे देते हैं किताबों की और कहते हैं जी इनमें से कोई 3 किताबें या कोई जो एज ग्रुप होता है कोई 3 या 5 किताबों की समरी करके लानी है। माँ बाप क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, ChatGPT से पूछते हैं, उसको एडिट उडिट करके खुद ही लिख के दे देते हैं। बच्चा क्या सीखेगा? इससे ज्यादा हम अपने बच्चे के साथ मैं क्रिमिनल का लफ्ज बड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज कर रही हूँ। प्रोजेक्ट्स माँ बाप खुद करते हैं, आपको पता है जी। देखिए आप एक डिफरेंट स्केल पे हैं, उस स्टेज पे तो माँ बाप नहीं करते। अगर आप स्कूल के अंदर 5वीं जमात में आपके बच्चे को वहाँ बेस्ट प्राइज या बेस्ट प्रोजेक्ट मिल भी गया है तो लेकिन उसकी पूरी जिंदगी 5वीं या 6वीं जमात का वो प्राइज नहीं है। तो नहीं किया ना वो प्रोजेक्ट, लेकिन हम इतना शॉर्ट टर्म सोचते हैं और इतनी शॉर्ट टर्म विजन से अगर उस वक्त वो एक सर्टिफिकेट लेकर घर आ भी गया है तो अगर हम उसकी बाकी ज़िंदगी पे उसका इम्पैक्ट देखें तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं क्रिमिनल का लफ्ज़ बड़ा रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम अपने बच्चे के साथ ये खुद कर रहे हैं। और कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे को बताना कि बेटे अगर आप नहीं भी जीते तो आपने इसको खुद करके जो लर्न किया है इसका असल गेन तो वो है। और जो हम तालीमी कामयाबी भी चाहते हैं, मैं पहली बात को उससे कोरिलेट करूं कि बहुत सारे आपके इम्तिहान आते हैं, आपके सैट से लेकर GRE से लेकर जो आप बहुत बड़े होकर देते हैं, तमाम इस किस्म के आपके इम्तिहानात आपकी तालीमी कामयाबी के लिए भी जो आप किताबें पढ़ते हैं उससे जो मैंने कहा जो आपकी लाशऊरी लर्निंग होती है कोर्स को भी लेकर और अदरवाइज भी दुनिया और ज़िंदगी जीने के बारे में, उसका किताबों के अलावा और कोई नेमुल बदल नहीं है। रीडर्स आर लीडर्स, इसके बारे में मैं आपसे जो लोग पढ़ते हैं वही लीडर्स बनते हैं, मैं इस पे 100% मुत्तफिक हूँ। क्योंकि किताब वो चीज़ है कि शायद मैं उसको पढ़ने के जो फ़वाइद हैं उन्हें फ़ौरन से क्वांटिफाई ना कर सकूं कि अगर आपने एक किताब पढ़ी है तो उसका आपको हो सकता है 40 साल बाद ज़िंदगी में उसके क्या इम्पैक्ट्स आएँ या क्या फ़वाइद हों, वो शायद हम आज उसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। मगर हर तरीके की हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा दुनिया के बारे में नॉलेज, हमारा फॉलो करने से लेकर लीड करने तक, इन तमाम रोल्स के लिए हमें मुख्तलिफ़ किताबें ही और मुख्तलिफ़ का लफ्ज़ में से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पढ़ने में भी एक डाइवर्सिटी मौजूद होना। और जान जब आप वो डाइवर्सिटी अपने बच्चों को देते हो, अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरा बेटा हमजा लाइक्स बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़। अच्छा मुझे फिक्शन, रोमांटिक फिक्शन पसंद है, फैसल हर चीज़ पढ़ते हैं नहीं I'll be honest, वकील है वो हर चीज़ ही पढ़ते हैं। अच्छा मेरी बहन को बायोग्राफीज़ भी पसंद है और उनको फैंटेसी फिक्शन साईफाई टाइप चीज़ें, हसन को भी हैरी पॉटर हो गया फैंटेसी, अच्छा वो बड़ा पसंद है। अब नूर बानो को प्रिंसेस स्टोरीज़ पसंद है, रोमांटिक स्टोरीज होती है जिस तरह सिंड्रेला हो गई, अपनी स्लीपिंग ब्यूटी हो गई, ब्यूटी एंड द बीस्ट हो गया। अब हर बच्चे का अपना मुख्तलिफ अलहदा पसंद नापसंद है, लेकिन उनको तभी पता चला ना कि उनको क्या पसंद है जब हमने उनको ऑप्शंस दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगेन ये फिर थोड़ा सा एज ग्रुप स्पेसिफिक भी है, हमारे अपने भी टेस्ट लाइफ के साथ चेंज होते रहते हैं। एक सर्टन उम्र स्टेज पे हमें एक तरह का लिटरेचर पसंद आता है, बाद में मुख्तलिफ तरह का। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात जुबिन ये है, हम अब जिस टाइम में ज़िंदा हैं इसमें अहम है पढ़ना, लेट अलोन इस पे जाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी लाइक्स क्या है। ये तो अगर कोई पढ़ ही रहा है तो इस वक्त ये उनको बहुत क्रेडिट जाता है और वो रोल मॉडल है इस वक्त सबके लिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रगल है रह रहे हैं कि बच्चे, एक 10-12 साल के बच्चे को पेंसिल नहीं पकड़नी आती, पेन नहीं पकड़ना आता, उसको लिखना नहीं आता। ये कितनी अजीब और मायूब सी बात है। और अब तो टाइप भी नहीं कर रहा, और प्रॉपर अब तो वो वॉइस कमांड दे रहा है। प्राइवेट स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बाय डिफॉल्ट आपकी कंप्यूटर क्लास में ही कंप्यूटर होता है। जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे डिवाइसेस अलाउड है, उन बच्चों को लिखना ही नहीं आता। तो पढ़ना क्या, लिखना नहीं आता। बल्कि पढ़ोगे तो लिखोगे मैं इसी बात को आगे करते हुए, पहले तो था कि टाइप करना आता था, अब तो बात उस पर भी नहीं रही। अब तो बात जो है वो वॉइस कमांड पे चल रही है। और उसमें भी मज़ीद बेड़ा गर्क का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो ये है कि अब तो इसमें कोई सोशल क्लास का फ़र्क भी नहीं रह गया। एक स्मार्टफोन आज हर आदमी के पास है और उस पर हर बच्चा इर्रिस्पेक्टिव कि वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उसको टिकटॉक की भी एक्सेस है, उसको सोशल मीडिया की भी एक्सेस है और वो यूट्यूब पे जाकर एक वॉइस कमांड देते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया की तरफ निकल रहे हैं, उधर जाने से पहले बट 2 ऐसे लोग जिनका ताल्लुक डिजिटल दुनिया से बहुत है, क्योंकि डिवाइस बनाने वाले लोग हैं, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। कभी स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स के व्यूअर्स या रूपर्ट मर्डॉक या इनमें से ये सारे लोग जो मीडिया और जो डिवाइसेस और व्हाटएवर, आप ज़रा कभी उनके इंटरव्यूज सुने और कभी उनकी रूटीन सुने। डॉक्टर साहिबा, ये लोग हर रोज़, मतलब जिस तरह हम लोग कहते हैं फजर
के वक्त जागना चाहिए, तो ये लोग तो नॉर्मली, इन्होंने तो फजर पढ़नी नहीं होती, मुस्लिम कौन, दे नॉट मुस्लिम, बट ये जागते फजर पे ही हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला के काम के जो इतने सक्सेसफुल हैं, दे नॉट मुस्लिम, पर जागते उस टाइम पे जिस टाइम पे नॉर्मली मुसलमान जागते हैं, लेकिन वो फिर सोते नहीं हैं। हम लोग फजर पढ़ के दुनिया नहीं ग्रुप करके आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इंसान पहले उसने अपनी आदतें खराब की, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसे समझ आया कि जो अल्लाह ताला ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखी थी वो तो अपनी जगह। अब देखें ना, 5 AM अगर या 6 AM ये लोग जाग रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वर्जिश भी की, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो एक चीज हर बंदे में मैंने कॉमन पाई वो ये है कि आधा घंटा या 1 घंटा रीड करते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मतलब चाहे वो इसके ऊपर ई बुक ही पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते हैं। देखिए, ये फिर वही बात है ना कि इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कामयाब लोगों का ही, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका मज़हब क्या है या मुल्क क्या है, हमें कामयाब लोगों को ही बतौर रोल मॉडल रखते हुए उनकी आदत को देखना पड़ेगा। ये वही वाली बात है, नशा बनाने वाले में और नशई में यही फ़र्क है। उन्होंने एक नशा बनाया जिसका नाम है सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया, व्हाटएवर। उन्होंने नहीं एग्जैक्टली फेसबुक किसी और ने बनाया, बट जनरली डिवाइसेस बनाई ना, जिन पे फिर ये कहानी तो डिवाइस से शुरू हुई। इसमें देखिए ना, डिवाइस बुरी है, मगर इन लोगों ने खुद किताबें पढ़ते हैं। जिन्होंने दूसरों के हाथों में ये डिवाइसें पकड़ाई, वो आपको क्या कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज में कि रीड योर बुक्स, रीड एवरी डे, आई रीड। मैं हर रोज आधा घंटा पढ़ता हूँ, कोई 1 घंटा पढ़ता है, और वो उनका मखसूस टाइम है अपनी जात के लिए, वो मी टाइम है। इसमें भी मैं एक और चीज़ आपके तवसत से ऐड करूँ, वो ये कि अब एक और भी ट्रेंड है कि हम रीड भी स्क्रीन पे कर रहे हैं। मैं आगे क्यों जाऊँ, मेरी अपनी बेटी है, वो रीड कर रही है किंडल के ऊपर, ठीक है, हम PDF पढ़ रहे हैं हर चीज़ का। उसमें भी हम इस बात की अहमियत को भूल चुके हैं कि ये स्क्रीन के बजाते खुद बहुत सारे मेंटल से लेकर फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। रीड भी अगर करना है तो वो जो एक हार्ड फॉर्म में, एक रवायती तरीके से हम हाथ से लिखते थे और हाथ से या लेट्स से प्रिंट से बनी हुई किताब पढ़ते थे, उसको आज स्क्रीन रिप्लेस नहीं कर रहे। लेकिन जान, उसका भी एक अगला लेवल आ चुका है, ऑडियो बुक्स। ट्रू। देखिए, जो इंसान पढ़ नहीं सकता, उसके लिए तो किसी की आईसाइट का प्रॉब्लम है, या कोई इंसान नहीं पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ पाता, उसका भी राइट है कि वो नॉलेज गेन करे। तो उस ऐसे बंदों के लिए ऑडियो बुक बड़ी परफेक्ट है। कुछ लोग इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि आईसाइट देख सकते हैं, लेकिन आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि उनके ऊपर प्रेशर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह माफ़ी दे पैरालाइज्ड है। हाँ। ऐसे लोगों के लिए ऑडियो बुक लगा के उनका सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मैं बट ये तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी प्रॉब्लम या कंडीशन से गुजर रहे हैं। अग्रीड। नॉर्मल बंदा क्यों ऑडियो बुक सुन रहा है भाई? ये इससे आपकी बात से फिर ये नतीजा निकलता है, लेट्स से, कि कोई भी इन्वेंशन बुरी नहीं है। जिस तरह अब एक गाड़ियाँ निकली, बहुत अच्छी इन्वेंशन है, उन्हीं की मदद से हम ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन गाड़ी को अगर हम इर्रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें तो वही हमारे लिए जानलेवा साबित होती है, वही इजाद जो कि अदरवाइज हमारी एक ज़रूरत है। तो इजाद बुरी नहीं होती, इम्पॉर्टेंट ये है, और कोई भी इजाद बुरी नहीं होती, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबली और उसका सेफ इस्तेमाल करें, उसका बेहंगम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो तो आप किसी भी चीज़ का करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। ऑडियो बुक्स के भी, जैसे आपने कहा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर नॉट मेंट फॉर एवरीवन। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि भाई अगर ऑडियो बुक बच्चों को भी सुनानी है, बहुत से लोग ना बच्चों को, अब देखें, आप 5-6 साल के बच्चे को कहानी सुनने की आदत डाल देंगे तो वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक बच्चे को सुना रहे हैं स्टोरी और सामने किताब पढ़ी हुई है और बच्चा साथ साथ आपके उंगली रख रख के पढ़ रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसी से तो इंटरेस्ट पैदा होता है खुद किताब उठाने का। हसन के अंदर कैसे ये चीज़ पैदा हुई? मेरा जो 9 साल का बेटा है, उसने सारी हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ ली है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसने मूवीज देखनी थी। ये सब चीज़ें करने के लिए बच्चे तो बच्चे हैं, इसलिए तो हम उन्हें बच्चे कहते हैं। इस सब करने के लिए पेरेंट को, अगर दोनों को नहीं तो कम से कम एक पेरेंट को खुद को बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से हम ये जानेंगे कि फिर करना क्या चाहिए। मसला तो इस्टेब्लिश हो गया कि एक तो लोग बुक रीडिंग की तरफ नहीं जा रहे, ये बहुत मायूब और गलत बात है, और किताब पढ़नी चाहिए। सुनना अगर कोई कंडीशन हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो चलो सुन ही लो, ये तो हो गई बात। अब ये भी बात हो गई कि सोशल मीडिया और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपको काफ़ी हद तक बुक रीडिंग से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अभी ये बात करनी ज़रूरी है कि एक्चुअली किताबों से तो दूर करते हैं, लेकिन और भी बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ डिवाइस एंड सोशल मीडिया ऑब्सेशन, एंड देन व्हाट टू डू
ये गाइडेंस हमें देंगी डॉक्टर अक्सा शब्बीर ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। डॉक्टर अक्सा शब्बीर हमारे साथ हैं, एजुकेशनलिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। हम इनसे बात कर रहे हैं किताबों की। अब आप लोग कहेंगे ये किताबों की कौन बात करता है, इतनी पुरानी बात, किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं है। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने डिस्कवर की कि हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। मज़ीद एडिशन शायद इतने लोगों की नहीं हो रही पढ़ने की, लेकिन जिनको किताब पढ़ने की आदत है वो किताब ही पढ़ते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। जैसे इंसान ने फास्ट फूड पर जाकर ये फिर रियलाइज़ किया कि असल में तो मुझे मेरे लिए बेहतरीन, मेरी सेहत के लिए ऑर्गेनिक खाना ही था, इसी तरीके से किताबें छोड़ने के बाद लोगों को जब उनको छोड़ने के नुकसानात मरतब हुए तो बहुत सारे लोग उसकी अहमियत को समझते हुए हर एज ग्रुप वापस चला गया है और किताबें ही पढ़ने में आपकी प्रोफेशनल से लेकर आपकी ज़ाती ग्रोथ से लेकर आपकी इनफैक्ट बहुत सारी परेशानियों से निजात, एक तरह से आपकी पर्सनलाइज थेरेपी है अगर आप के मी टाइम में या आप अपने लेजर के तौर पर एक किताब का मुतालिया करें। अब थोड़ा सोशल मीडिया और डिवाइस की बात करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं सोशल मीडिया की, लेकिन जान एक जनरल ऑब्सेशन भी तो डिवाइसेस के साथ है। बिल्कुल। मर्द हज़रात, ख़वातीन काम से घर आएंगे, फ़ौरन आते ही चाय का कप किसी ने रख दिया, सामने रख दिया, या खुद चाय का कप बना के लैपटॉप खोल लिया, आप टैब पे काम करना शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बच्चे फ़ोनों पे या टैब्स पे खेल रहे हैं, घर आने के बाद भी आप भी डिवाइसेस पे हैं। मुझे तो लगता है कि इन डिवाइसेस की वजह से हम लोगों ने काम को घर लाना शुरू कर दिया है, जो पहले नहीं होता था। पहले काम पे छोड़ के आते थे, आप कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सही कह रही। ये जो लैपटॉप्स कंपनीज ने दिए लोगों को, क्यों दिए? ताकि लोगों ने कहा कि ओ हमें तो लैपटॉप मिल गया, ओ हमें तो गाड़ी मिल गई। भी गाड़ी भी उन्हीं के कामों के लिए अब रात के 10 बजे इस्तेमाल हो रही है दफ्तर वालों के, और वही जो उन्होंने आपको डिवाइस दिया, अब वो डिवाइस आपके घर में घुस गई है। सारा मसला इंटरकनेक्टेड है और मल्टी डायमेंशनल है। अभी जब मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे नहीं कर रहे, आज हम ऑडियो बुक लगा देते हैं, आज हम हाथ में टैब पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए एक आसान रास्ता है ना। वरना तो बच्चे के साथ आपको एक, दोनों नहीं तो एक वन ऑफ द पेरेंट्स को बड़ा अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अब जब हमारे पास हम अपना काम भी घर ला रहे हैं, हम अपनी बाकी चीज़ें भी उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उसी की वजह से हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं या फैमिली को नहीं दे रहे, और वर्क लाइफ बैलेंस। आप बच्चों की बात करिए, मैं मियाँ बीवी की बात आपसे एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है। एक दिन मुझे फ़ोन करती है मेरी दोस्त, शदीद तपी हुई, कहती है यार वैसे हद ही हो गई है, पता नहीं मैंने क्यों शादी की थी। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, अब क्या हुआ है? मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई बात। कहती है यार मैंने अपने मियाँ का गला घोट देना है। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या? कहती है यार कल रात को घर आए हैं, घर आते ही उन्होंने लैपटॉप खोला। अच्छा लैपटॉप पे बच्चों की सुनी, ना खाना सही, मतलब टेबल पे आए हैं, टेबल पे भी लैपटॉप रखा, उस पर काम करे, खाना खा रहे। अच्छा मैं नाराज़ थी, मैं रुसी हुई थी, और मैं रुस के बाहर लाउंज में बैठी रही कि ये मुझे मनाने के लिए बाहर आएंगे। कहती है सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम हुआ उनका, तो उन्होंने मुझे आके जगाया, मैं भी बहुत ला के उठी, और कहते यहाँ पे तुम क्यों सो रही थी, मतलब तुम बाहर कब आई हो कमरे से? उसने कहा मैं कमरे में आई ही नहीं थी, आप कंप्यूटर लेके जाके बेड में लेटे और आप कंप्यूटर पे काम करना शुरू हो गए, मैं तो कमरे में आई नहीं हूँ सारी रात। अच्छा मैं तो नाराज सोफे पे बैठे बैठे सो गई। तो उनका मियाँ कहता है तुम कमरे में नहीं आई, मैं तो समझा तुम साथ लेट। आप सोचें इतना भी होश नहीं था। देखिए हम हंस रहे हैं इस बात पे, मैं भी एक और पर्सपेक्टिव भी दूंगी जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद आए। वो ये है कि अब मैं वर्किंग हूँ, मेरे मियाँ भी वर्किंग हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी जो, अगर लेट्स से वेरी हम्बली अगर कोई कामयाबी है तो उसका क्रेडिट इसको जाता है कि हम इकट्ठे एज अ टीम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। अब अगर आपका स्पाउस, आपका मियाँ है या आपकी बीवी है, वो लेट्स से आखिर मेहनत और काम भी कई दफ़ा हम अपने आप को ओवर एग्जर्ट करते हैं। ऐसे कई दिन आते हैं जब हमें अपने 24-24 घंटे भी अपने काम को देने पड़ते हैं, और वो भी हम कई दफ़ा अपनी फैमिली या अगर अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे होते हैं तो उसके बेनिफिशियरी भी हमारे लव्ड वंस ही होते हैं। आई नो जान, लेकिन बात यह है कि बच्चों को वर्क लाइफ आपके पैसों से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करना जो आपकी जिम्मेदारी है, वो है एक छत और एक अच्छी तालीम और बेसिक चीज़ें। जो फनकारियों के लिए आप एक्स्ट्रा काम कर रही हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा रही हैं, वो जानी आपकी चॉइस है, आपके बच्चे ने नहीं आपसे मांगा। इसमें भी सबके पास ना ये लग्जरी नहीं होती है असल में।
इसीलिए मैंने कहा कि एक कपल जो है वो अगर एज अ टीम ऑपरेट करे कि अगर एक को एक्स्ट्रा काम करना भी पड़ रहा है तो एक पेरेंट कम दूसरा से कम balance जरूर करे मौजूद ना। रहे। कई दफ़ा अपने बच्चों को भी वो एक बेसिक एजुकेशन, कई लोगों के लिए बच्चों को छत प्रोवाइड करने के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा उनका ही वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ता मेरी है। जान, मैं उन पेरेंट्स की नहीं बात करी जो दोनों इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने छत अपने सर पे रख रही है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको क्योंकि बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी है और उन्होंने 5 मरले के घर से 1 कनाल के घर में शिफ्ट होना है, तो उस टो में कि मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे जिस वक्त तक आप ये सारी चीज़ें बना के प्रोवाइड करते हैं, बच्चे खुद इंडिपेंडेंट होकर निकल चुके होते सही कह हैं रही और आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसीलिए क्योंकि कब्र में आपने ये गाड़ियाँ और बंगले नहीं लेके जाने। इसीलिए तमाम चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो एक सही बैलेंस रखना तो अब मुझे बताओ हाउ टू बैलेंस उसमें जैसे आज की दुनिया के आज के बच्चों को। मैंने वही आपको उस पर एक बात कही कि हमारी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का मॉडल आपसे शेयर करूं तो हमारे लिए तो हम चूँकि अल्लाह मियाँ ने एक कपल को वो ना गाड़ी के 2 व्हील एक निज़ाम ज़िंदगी शायद बनाया ही ऐसी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर किसी मौके किसी वक्त मैं मौजूद नहीं हूँ तो मेरे जो मियाँ हैं वो वहाँ पे ज़रूर मौजूद हैं और हम इस बैलेंस को मेंटेन करने की इकट्ठे कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के लिए भी हों, और कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो चाहिए। अब अगर और भाई को ये नहीं पता हाँ। कि आपका आज आपकी कोई यहाँ पे आपने मॉर्निंग शो पे आना है और आप उनको मौके पे कहती हैं कि ओह आप जरा देख लेंगे, तो ये अनफेयर बात है। इसमें जी बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, कई दफ़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता और है, कभी दोनों के पास पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये जिसमें एट टाइम्स हम इतने अच्छे मुआशरे में हैं कि हमारे पास बहुत सारी फैमिली सपोर्ट भी कई लोगों को मिल जाती है, बड़े लोगों को वो भी नहीं मिलती, बड़े लोग उसमें भी सफ़र करते हैं, मगर एक इकोसिस्टम जिसे कहते हैं ना उसमें दोनों मियाँ बीवी का किरदार, क्योंकि पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होलसम तभी होती है अगर दोनों अपना रोल प्ले करें। जान देखो ये पकड़ाना आसान है, क्यों? क्योंकि ये आपने बच्चे को डिवाइस पकड़ा दी ना तो वो आधा पौना घंटा 1 घंटा 6 घंटे भी उस पर लगा रहेगा। जब आपने किताब बच्चे के साथ बैठ के पढ़नी है चाहे वो 15 मिनट के लिए, तो आपने भी अपनी जिंदगी के 15 मिनट देने और बच्चे ने भी देने हैं। तो क्योंकि आप वो 15, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ डॉक, देखिए मैं खुद एक वर्किंग मदर हूँ, माय हस्बैंड इज अ वर्किंग मैन, एंड अब जैसे रमजान ट्रांसमिशन के लिए आई एम गोइंग फॉर 1 मंथ। मेरी बेटी 5 साल की है, मेरा बेटा 9 साल का है, बट मुझे पता है कि मेरे शौहर और मेरी बहन एंड मामा एंड माई ब्रदर प्लस मेरे इन लॉ सारे मिलजुल के संभाल लेंगे। मुझे तकलीफ होगी वहाँ पे, बच्चे निगलेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल, उनकी रीडिंग भी चलेगी, उनका टीवी टाइम भी उतना ही होगा। सो जानी दुख मुझे इस चीज़ का होता है कि हम ये जो एक कलेक्टिव सिस्टम होता था ना फैमिलीज का, वो भी तोड़ चुके हैं। आप सही कह रही हैं, और उससे ज़्यादा सास से बातचीत नहीं है। मैं एक और भी चीज़ ऐड करूंगी जो कि मैं अपने गिर्द एक ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिलायंस हाउस हेल्प पे भी है। मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि शायद वर्किंग भी नहीं है या उनके पास और बहुत ज़्यादा वक्त मौजूद है, मगर वो उसको प्रेफर करती हैं ख़ुद तैयार होकर उसी सोशल मीडिया पे अपनी 4 तस्वीरें पोस्ट करने को बजाय, और वो बहुत ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं जी, बच्चे तो जो हमारी हाउस हेल्प है, जो उनकी आपा हैं, मेड हैं, वो तो उनको मिस करते हैं, उनके बगैर रह ही नहीं सकते। और ये बात जब वो मदर शेयर करती है पब्लिकली बैठकर तो उसको किसी किस्म की एक शर्म नहीं आती या सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं आती कि आप ये बता रही हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस हद तक डिपेंड करता है आपकी हाउस हेल्प पे और उसको मिस करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता, बजाय इसके कि वो किरदार आप अदा करें। तो ये एक फाइन लाइन है। वी हैव ऑफ कोर्स दो सिचुएशंस आल्सो जहाँ पे प्लीज माइंड ना कीजिएगा, वो भी वर्किंग वुमन है, मैं भी वर्किंग वुमन हूँ और हम अपनी हाउस हेल्प के बगैर कुछ नहीं है। हाँ, ये हम दोनों ये बात एज एन ओल्डर सिस्टर एंड एज अ यंगर सिस्टर मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ, हम दोनों ये कह रहे हैं हम अपने घर के स्टाफ के बगैर कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात है। क्योंकि अगर हर चीज बाकी की भी मैनेज करनी होती तो हम कहीं के ना रहते। तो हम सलाम पेश करते हैं उनको, हम उन सब खवातीन को भी सलाम पेश करते हैं जो होम मेकर्स हैं, जो सारा दिन गधों की तरह लगी रहती हैं और फिर रात को नहीं होती उनमें हिम्मत, लेकिन कि वो बुक रीडिंग की तरफ बच्चों को लेके हेल्प हैं तो आप उन्हें हेल्प के तौर उनसे हेल्प लें, हेल्प के तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे हमने कहा बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वो हेल्प बहुत ज़रूरी है, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रही, वो हेल्प ज़रूर लें मगर वो भी आपको रिप्लेस ना करें। क्योंकि ये भी एक थॉट एग्जिस्ट करती है, ये भी ऐसे भी मुझे बहुत सारे मर्द कॉलीग नज़र आते हैं कि वो नहीं जी हम तो ये ग्लास भी बेगम के हाथ से ही पकड़ेंगे, हम उसमें भी किसी की हेल्प नहीं लेंगे। मतलब घर आएंगे और मतलब घंटा डेढ़ बीवी का वापस आने का वेट करेंगे कि वो आएगी ससुराल अपने अम्मा के घर से वापस तो मुझे चाय का कप बना के देगी, 1.5 घंटा घर में बैठे रहेंगे इतना मुंह बना के, ओ भाई 2 मिनट लगता है खुद ही बना ले। आप बिल्कुल सही कह रही हो। और इसमें फिर कमिंग बैक, इसमें फिर
पेरेंटिंग जो है, ऐसे खामन भी और ऐसे मर्द भी और ऐसी माएँ भी, वो भी आज ऐसे हैं, क्योंकि ये भी एक इफेक्टिव अच्छी पेरेंटिंग जिसमें कि हम जितना अपनी लिमिटेशंस के बावजूद माँ बाप इन्वॉल्व हो सकें और अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकें, अच्छी हैबिट्स, एसेंशियल हैबिट्स रीडिंग जैसी उन्हें दे सकें, से ही हम अच्छे इंडिविजुअल्स बड़े कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम अपनी गुफ्तगू को समेट लें तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? पेरेंटिंग इस एज में स्पेशली एक बहुत मुश्किल टास्क है, एक बहुत मुश्किल काम है, जिसको करने के लिए दोनों फादर एंड द मदर अपने आप को, अपना वक्त निकालें, अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करें और एक होलसम तरीके से। कोई इजाद, कोई इन्वेंशन बुरी नहीं है, लेकिन उसका सेफ और सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ख्वाह वो सोशल मीडिया या गैजेट ही क्यों ना हो। और जो अच्छी हेल्दी हैबिट्स थी, वो बुक रीडिंग थी, वो आउटडोर प्लेइंग थी, उसको अपना वक्त और एनर्जी इन्वेस्ट करके ज़रूर अपनी औलाद में इनकलकेट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस विद पेरेंटिंग। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, पेरेंटिंग, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, इस दुनिया में एज रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स दुनिया में भेजना, ये एक प्रॉपर जिम्मेदारी है, ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस जिम्मेदारी को सोच समझ के टेक ऑन करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि राइट एज पे अगर शादी हो तो इंसान को फिर कुछ क्लैरिटी मिल जाती है कि उन्होंने क्या करना है। अगेन जो बात मैं पहले कह रही थी, एज अ वर्किंग वुमन मैं कभी भी ये बात नहीं निगेट करूँगी कि जो हमारी होम मेकर्स हैं वो बहुत एफर्ट करती हैं, बट एट डे एंड जब वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं और उनमें हिम्मत नहीं होती, तो वहाँ पे हस्बैंड भी अपना रोल अदा कर सकता है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे भी बुक रीडिंग की तरफ जाएँ, तो दोनों अगर जाएँ मियाँ बीवी, तो बच्चे भी उस तरफ निकल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा तो फिर उनके साथ लग के एक एफर्ट करे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भाई पंजाब में तो हर वक्त कोई ना कोई इंटरेस्टिंग और मज़े की और कोई डिफरेंट और यूनिक चीज़ हो रही होती है। तो हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने मज़ीद कुछ एक इंटरेस्टिंग एक एफ़र्ट किया है, एक और चीज़ की है, बल्कि उसको हम सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम बड़ी ही अहम डिस्कशन की तरफ अपना वो जो कहते हैं ना डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। जो पहले भी गुफ्तगू हुई वो भी बड़ी अहम थी कि किताबें पढ़ना ज़रूरी है, सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया से ज़रा अपने आप को परे करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेफ्टी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स बहुत ही एक मार्जिनाइज्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी होते हैं, ट्रांसजेंडर मोर देन विमेन इवन। इसीलिए हम चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करें और आप लोगों के पास क्या मतलब क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप किसी प्रॉब्लम में। लेकिन शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बहन। जी मिलिया। जुगन, हमने अपने सैंडविचेस तैयार कर ली हैं, जिसको हमने कोल्स्लो और 2 डिफरेंट सॉसेस के साथ जो हमने यहाँ पर ही बनाई हैं और उसके साथ सर्व किया, हनी मस्टर्ड सॉस बनाई और चिपोटले सॉस। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। खुद ही फैसला कर लेती है फ़खरुन्निसा के मज़ा भी आएगा। भाई अभी एक्चुअली आपकी जिनसे मैं मुलाकात कराने वाली हूँ हैं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दबंग लड़कियाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक हमारा बड़ा सीरियस है। और टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। अब देखें, पुलिस भी एग्जिस्ट करती है, हर किस्म की आर्म्ड फोर्सेस भी हैं सबको, तो स्पेसिफिकली पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई क्यों गई? मतलब इसका ऐसा कौन सा काम है जो दूसरी जगहों पे नहीं हो रहा? एक तो इससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेनी है, क्योंकि व्यूअर्स देखें, जिस तरह पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसी तरह हर प्रोविंस अपने अपने लेवल पे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए अपने एफर्ट्स कर रहा है। बट क्योंकि हम पंजाब बेस्ड हैं तो हमने अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया एक बहुत ही अकम्पलिश्ड ब्रिलियंट खातून को, जिन्होंने बहुत कम उम्री में बहुत कामयाबी हासिल की है माशाल्लाह। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हमारे साथ हैं कुलसूम साकिब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन आपके साथ हमें ज्वाइन किया। भाई कैसे हो सकता है कि हम आपको बुलाएं तो साथ में हम अपने लीगल मामलात को ना चेक करें? तो हम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ज़रा एक ऐसी ब्रिलियंट यंग लेडी से आप बात करेंगे जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिदा नूर हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा।
मैं बेटा कह सकती हूँ क्योंकि मेरे से बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन नॉलेज में कहीं गुना आगे अनदर पर्सन जिन्होंने बड़ी यंग एज पे माशाल्लाह बड़ा अपना नाम बना लिया है। Thank you. वेल डन माय बच्चा। जब आना शुरू किया टू नाउ देयर हैज बीन अ बिग डिफरेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मैम, आपसे बात का आगाज करेंगे। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, ये क्या है स्टोरी इसके पीछे? जी, ऐसा है कि 2017 में गवर्नमेंट ने कानून पास किया पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से। मकसद ये था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा बनाया जाए। बहुत सारा जो एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में जिसको रेस किया कि पुलिस मौजूद है, बहुत सारे और इदारे मौजूद हैं, तो उनके मतलब देखिए, अगर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू होता है तो ट्रैफिक पुलिस है। अगर किसी आर्म्ड फोर्सेस के एरिया में जैसे कैंट शेंट में कोई हो तो फॉरेन आर्मी आ जाती है आपको सेव करने के लिए। देखिए, जो फैक्ट्स हैं वो शेयर करने चाहिए, और यही हमारी आर्म्ड फोर्सेस की खूबसूरती है। उसके साथ साथ हमारी पुलिस फोर्स भी है। सो इतना सब कुछ जब ऑलरेडी है तो ये बनाने का रीज़न? जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पुलिस कॉग्निजेंस लेती है चीज़ों की जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है या क्राइम अपनी जो है वो मैनिफेस्ट किसी तरह से फॉर्म में आ जाता है। इदारे को बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम ख़वातीन जो किसी भी तरह के तशद्दुद के वाक़े से गुजरी हैं या उनको एप्रीहेंशन है कि गुजर सकती हैं। मैडम, किसी भी किस्म का तशद्दुद आपकी नज़र में क्या है? देखें, एक तो होता है मारना जी, और एक होता है रेप करना जी, ये तो दो चीज़ें समझ आ गई जी। उसके अलावा और किस चीज़ को आप लोग तशद्दुद के ज़ुमरे में लाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ गाली निकालने को तशद्दुद नहीं समझा जाता। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम तशद्दुद आम जुबान में नहीं कहते हैं माशरे में, लेकिन कैटेगराइज हमने किया है। तकरीबन 16 तरह के तशद्दुद हैं, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद है, जिसमें से 2 का आपने जिक्र किया। तशद्दुद जो फिज़िकली आपको कोई वायलेंस का शिकार करे, या फिर हेनस क्राइम है जिसमें रेप आता है। उसके अलावा भी कई तरह के तशद्दुद हैं जिसमें साइकोलॉजिकल वायलेंस है। अभी एक नई जहत उसमें शामिल हुई है जिसे हम टेक फैसिलिटेटेड वायलेंस कहते हैं, जिसमें आप और उसमें हमारे FIA ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जी बिल्कुल, FIA के बाद अब चूँकि पहले साइबर क्राइम विंग इनकी जो है वो केसेस को देखता था, अभी उन्होंने NCCIA के नाम से एक इदारा बना दिया है जिसकी पंजाब में भी प्रेजेंस है। और हमारा इदारा उनके साथ मिलके जो भी कोई टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेटेड वायलेंस है उसके अंदर हमारे पास कोई केस आता है तो फिर हम उन्हीं से इस पर रब्ता करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स की। एक औरत है जो जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का तो शिकार रही सो रही, लेकिन अब अगर उसने किनारा कशी कर भी ली ऐसे इंसान से या करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती, बिकॉज वो कहती है कि जी मेरी उन्होंने इतनी इतनी अजीब मायूब किस्म की वीडियोज़ बनाई हुई हैं और ऐसी ऐसी उन्होंने मेरी तस्वीरें और फुटेज वगैरह। देखिए व्यूअर्स, मियाँ बीवी का एक ऐसा ताल्लुक होता है जहाँ पे पर्दा तो किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन जब आप इसके ऊपर चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं तो औरत के सर के ऊपर से दुपट्टा क्या, सर के ऊपर से छठी उड़ जाती है। जी बिल्कुल, रीसेंट फिगर्स बताते हैं कि तकरीबन 40% बच्चियाँ जो हैं वो इस वायलेंस का शिकार हो रही हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मुआशरे में बहुत सारी आगाही देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चियों को, कि जब वो सोशल मीडिया का कोई भी इस्तेमाल करते हैं या इस मीडियम पे किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें कितना मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी तरफ बताना चाहूँगी, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में देखिए ह्यूमन राइट्स की बात करें तो फिर तो ऐसा खुला वो है कि हम लोग यही डिस्कस करते रहेंगे। ख़वातीन से रिलेटेड मेन जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आता है वो क्या है? अच्छा, तो ये मैं बहुत क्लियर बात करूँगी कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं। ये लॉ आज के नहीं है, 1961 में बने, उससे पहले 93 में भी बने और उसके बाद भी बने, 2016 में बने, रिसेंटली एक इनैक्टमेंट हुई है। लेकिन जो देखिए लीगल राइट्स का कोई इशू नहीं है, लीगल राइट्स इन्फोर्सिएबल। अगर किसी भी औरत को कोई भी तशद्दुद हो रहा है, कोई मसला है, मेंटेनेंस का मसला है, वो जाए, अदालत का दरवाज़ा खुला है, खटखटा दे। बट द इशू जो वो प्रोसेस है, वही तो कह रही जानने का, अदालत तक कैसे पहुँचे? देखिए वकील कर लो, पैसे दे दो, नहीं, हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी तक हमारे लॉ ने, गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि ये इशू एड्रेस करती है एक औरत कैसे वकील कर ले। हाँ, ये एक आजकल बड़ी चीज़ चली हुई है कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी लॉयर प्रोवाइड करता है। एक लड़की जिसके पास सर पे छत ही नहीं है, उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया है, तो वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास कैसे जाए, क्या करे? आप ये देखें ना, किधर रहे अपने बच्चों को। ये मैं रोज़ देखती हूँ, क्या करें वो लड़कियाँ। वो कहते हैं जी आप पुलिस में हमने दर्ज कर दी है कंप्लेन, वो आपका सामान ले लेंगे। तो वो लड़की तो बेआसर है, वो ना उसके आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अगर कोई और स्टेप लेती है तो पूरा माशरा उससे ख़िलाफ़ होगा, उसके ख़ानदान वाले उसके ख़िलाफ़ होंगे। और वो एक 2-3 महीने का प्रोसेस है, वो 2-3 महीने वो लड़की किधर जाए? मैडम आपका जवाब जी, मुझे इस पर बिल्कुल
आपने 3-4 बहुत अच्छे पॉइंट्स, क्योंकि देखिए मैम, अगर हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ वाह करते हैं ना जी, तो पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो प्रॉब्लम ये है कि जो सवाल आवाम के दिमाग में है, देखिए जो बात रिदा ने कही वो बड़ी ही वैलिड है। और अक्सर ये लोग कहते हैं कि भाई कानून तो पहले भी बने थे, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो अब मुख्तलिफ है इतनी, अब तो कहें डेकेड से। जी जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारे सभी राब्ते में कोई औरत आती है, एक तो हमारी हेल्पलाइन है 1737, उससे हमारे से ख़वातीन रब्ता करती हैं, या हमारे प्रोटेक्शन सेंटर में वो वॉक इन सर्विसेज के लिए आती हैं। रिदा ने जैसे जिक्र किया तो हमारे पास पैनल पे लॉयर्स मौजूद हैं जिनको हम आते ही अपनी उस खातून के साथ लीगल सर्विसेज के लिए अटैच करते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रो बोनो है, इसके लिए हम सर्वाइवर से कुछ भी ना चार्ज होने देते हैं, ना वकीलों को ऐसा कुछ अलाउड है। दूसरी आपने रिदा बात की कि वो कहाँ पे जाएंगी, शेल्टर कहाँ पे होगा, तो पंजाब गवर्नमेंट के हर ज़िले के अंदर एक शेल्टर होम मौजूद है। हमारे पास जब कोई ऐसी खातून आती हैं, चाहे वो तनहा है या अपने बच्चों के साथ है, तो हम इमीडिएटली उनको शेल्टर होम में रेफ़र कर देते हैं। अब देखें ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़वातीन निकलती नहीं है इस खौफ से कि जाएंगे का। जैसे आपने कहा ना रिदा के वकील कर लें और आ जाए, वकील करना भी बहुत बड़ी लग्जरी है। जो बच्ची फॉर एग्जांपल पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ी लिखी है बट उसने कभी बाहर का दुनिया ही नहीं देखी, एग्जैक्टली, तो उसको कहाँ से, जिस बच्ची ने कभी ज़िंदगी में चेक नहीं लिखा, जिसका अपना ATM कार्ड नहीं है, उसको कहाँ समझ आएगी कि किस वकील पे जाएं, कहाँ जाएं। फिर लड़कियाँ पड़ जाती हैं गलत हाथों में। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपको भी पता है जी मैडम, ख़वातीन की ट्रैफिकिंग, फिर कितना नया गंद शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी अग्रीमेंट और उनकी उसके बगैर। जी, इसी चीज़ को फिर कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जब हमारे इदारे में वो आती हैं तो हमारे पास ट्रेन साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होती हैं और हमारी इन हाउस लॉयर्स भी हैं जो फौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर केस को किस तरह से लेके चलना है उसमें हम उनको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अगर ज़रूरत हो तो हम FIR लॉन्च करने में भी उनको असिस्ट करते हैं। अगर उनका कोई केस दर्ज हो गया है तो प्रोसिक्यूटर ऑफिस से हमारा राब्ता होता है और उनकी हर डेट ऑफ हियरिंग पे हमारी तरफ से कोई ना कोई उनके साथ मौजूद होता है। तो यानी कि आप लोग वो रोल अदा करते हैं जो किसी के माँ या बाप को करना चाहिए, लेकिन इस खौफ से कि बच्ची की जिम्मेदारी हम पे पड़ जाएगी, अक्सर अपने सगे माँ बाप भी मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैडम, कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हज़ारों आपके नज़रों से और कानों से गुजरती हैं, तो कोई सक्सेस स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स रिदा हमें गाइड करेंगी कि अगर आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे आपको एज अ वुमन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो कौन से स्टेप्स को लेना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्रिलियंट कलसूम साकिब साहिबा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। रिदा नूर हमारे साथ हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। जी रिदा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई लड़की या कोई खातून अपने आप को किसी प्रॉब्लम में पाती है, ठीक है, कुछ तो लोग होते हैं जो अफोर्डिंग नहीं होते, वो तो ऑफ कोर्स मैडम आपसे ही रुजू करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जो अफोर्डिंग भी है बट उनको रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो रूट क्या लें? क्योंकि आपने पहले भी एक बात की कि भाई वकील इज़ नॉट द ओनली थिंग, एक पूरा सिस्टम है। सो आपकी क्या गाइडेंस है हमारे लिए? जी, मेरी गाइडेंस है कि सबसे पहले तो जब एक लड़की ऐसी सिचुएशन में पाती है अपने आप को, तो सबसे पहले शी हैज़ टू मेक अ वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन। वो डिसाइड करे आर या पार, इस तरह ना रहे करना है नहीं करना है। इसकी वजह से जो लोग कहते हैं ना कि वकील डिस्टर्ब करे, वकील काम नहीं करे, ऐसा नहीं होता। फैमिली इशूज़ में जबकि मैं अगर कुरान पाक की रूलिंग बताऊँ तो उसमें अल्लाह ताला ने दो चीज़ें कही हैं, या तो ऐसे तरीके से बचा लो या ऐसे तरीके से छोड़ दो। देयर इज़ नथिंग इन द हैंगिंग स्टेट। जो आजकल माशरे में बिगाड़ है उसकी वजह यही है कि ना वो आगे बढ़ती है, ना खुद बढ़ती है, ना आगे किसी को बढ़ने देती है। तो वंस यू हैव इनिशिएटेड अ लीगल प्रोसेस, आपके लिए आसानी है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। लेकिन जहाँ तक लीगल प्रोसेस की बात है, चाहे वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो, चाहे कोई लॉयर हो, अगर हम जितना मर्जी स्पीडी प्रोसेस कर लेना, मिनिमम आपको 6 to 7 months लगेंगे ही लगेंगे। रुक जाओ मैम जी, इसको चेंज करने के लिए आप क्या करिए? क्योंकि देखिए मैडम, अगर आपके पास एक बच्ची आती है, जैसे आपने ब्रेक से पहले भी बताया कि हर एरिया में एक खवातीन के लिए शेल्टर, एक आसरा है जी, लेकिन 6-6 महीने अगर खवातीन उस आसरे में आके रहेंगी उस जगह पे, तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास तो इतनी जगह ही नहीं होगी कि आप किस तरह, तो इसको तेज़ करने के लिए आपकी क्या वर्किंग है मैडम? देखिए, उसमें एक तो ये है कि जब भी केस बनता है या इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से गुजरता है तो हम इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो मुतल्लिका दफ़ात हैं वो उसमें लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि लीगल प्रोसेस तो आपको पता है टेक्स इट्स टाइम। उसमें हम जो आसानी लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं वो ये है कि उस प्रोसेस से गुजरते हुए
उनको ये एहसास ना हो कि वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं सिस्टम में, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। शेल्टर की जहाँ तक बात है, तो जहाँ पर शेल्टर होम की आप कहें रिहाइश का मामला ख़त्म होता है, हमारे पास उससे एक अगला स्टेप मौजूद है जिसे हम ट्रांजिशनल होम कहते हैं। ट्रांजिशनल होम में हमने इस तरह से उनको टेलर किया है कि वो एक मिनी हाउसिंग यूनिट है जिसमें खातून अपने बच्चों के साथ किसी भी गैर मुअय्यन अरसे तक रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कुछ में तो फैसले बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनकी आप कहें किसी वजूहात की वजह से उनको वक्त लगता है। वही अमेरिका में आप देखें कभी कभी केस फंसता है तो 4-4 साल के लिए फंस जाता है। जी। अब अगला बंदा मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया हुआ है तो बैठा हुआ है 4 साल के लिए जेल में। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिदा देखें तो वेस्ट में तो बहुत ही बुरा हाल है, बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है। ये ज़रूर मैं कंपैरिजन, क्योंकि अक्सर लोग अभी ये देख के कह रहे हो क्योंकि और अमेरिका कनाडा में आप देखें कि वो एम्बर हर्ड और जॉनी डेप वाला केस, ये सारे कितना अरसा चले जाए, बिल्कुल साल 1.5 साल, सो और कहीं 2-2 5-5 साल भी चले। बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है। एक सिस्टम भी है, हम उसको स्पीड अप तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस है क्योंकि एक ह्यूमन एलिमेंट भी तो है ना उसमें। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने जिक्र किया कि ट्रांजिशनल होम्स का हमारे पास एक जगह अवेलेबल है जहाँ पे वो खातून अपने बच्चों के साथ जितने अरसे के लिए दरकार हो रह सकती है, और उस दौरान में गवर्नमेंट ही उसकी तमाम जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बच्चों की तालीम है और कोई अगर उनके कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उसको भी गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही होती है। अच्छा, तालीम भी, क्योंकि ये चीज़ होती है शेल्टर होम में बच्चे आ जाते हैं माओं के साथ और बच्चों की फिर पढ़ाई वहीं पे रह जाती है, और फिर एक पूरा अक्सर साल 2-2 साल बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल होते हैं इस डर से कि क्या होगा। अच्छा, इसमें 2 तरह के केसेस हैं। अगर थ्रेट टू लाइफ नहीं है तो कोशिश ये की जाती है कि शेल्टर होम के करीबी तरीन स्कूल में बच्चों को एडमिट करवा दिया जाए। हम इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि अगर बच्चे किसी अच्छे एजुकेशनल सेटअप में पहले से पढ़ते आ रहे हैं और कोई अमर माने नहीं है तो उसमें अपनी तालीम को जारी रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब कोई औरत अपनी खुशी से तो घर छोड़ती नहीं है, लेकिन जान एक बात बताऊँ, इस पूरी सिचुएशन में जी बच्चों की तो बिल्कुल ही कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलो शादी हुई नहीं चली, बट मैं हमेशा सोचती हूँ जब मेरी जिस तरह जब डिवोर्स हुई हमज़ा के फादर से, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार इसकी क्या गलती थी, हमज़ा की तो कोई गलती नहीं थी ना, मेरी चॉइस थी, मैंने की। चलो मेरी अगर ज़बरदस्ती भी की होती तो मैं रही, मैंने फिर बच्चा भी, मतलब यू नो कहीं पे आप अपने ऊपर फिर भी ले लेते हो, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं यार और वो रुल जाते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को आप कहें कि बच्चों के लिए कम से कम उस जो ट्रांजिशन है उसका जो इम्पैक्ट बच्चों पे कम से कम आए। कोई सक्सेस स्टोरी है मैडम जो आप? बिल्कुल है जी, बहुत सारी हैं और वो इतनी हार्टनिंग है कि मैं जब भी शेयर करती हूँ तो इट्स विद अ टिंज ऑफ प्राइड। मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगी स्पेशली मुल्तान की सानिया ज़हरा का। सानिया ज़हरा का केस इतना हाईलाइट हुआ, सबको उसके बारे में पता है। मेरे लिए एक प्राइड का मोमेंट ये है कि फाइनली हमने इस इम्प्रेशन को कल किया कि शी हैड कमिटेड सुसाइड, शी वाज मर्डर्ड, और जो परपेट्रेटर हैं उनको अभी सेंटेंसेस अवार्ड हो गई हैं। द मेन परपेट्रेटर हैज़ बीन अवार्डेड लाइफ सेंटेंस, जो उसके कम्प्लिसेस थे उनको भी अच्छी खासी जो अदालत की तरफ से सज़ा हुई है। एक तो मेरे लिए ये बहुत एक, क्योंकि ये मेरा अथॉरिटी का पहला केस था। अच्छा। और उसको हम एक सक्सेस तक लेकर जा पाए, ये हमारे लिए बहुत आई बीन अराउंड फॉर 1.25 ईयर नाउ। मैंने सितंबर 2024 में ज्वाइन किया था। बिल्कुल सही। तो अब मेरे ख्याल से शो को हमने कंक्लूड करना है। रिदा बेटा, आपका भी मैसेज लेना है, और मैडम आपके मैसेज में ज़रूर फिर से राब्ता करने की इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम यू, कि क्या चेंजेस और आप लेके आ रही हैं। पहले आप रिदा, what would you like to say to the people? I would say that women need to be independent, and independence is not just financial or emotional independence but mental independence. जब आप mental independent होगी तो फिर आपको कोई व्यूज़ कर ही नहीं सकेगा। बाकी प्रोसेस तो बाद में आता है कि एक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक स्ट्रॉन्ग पीपल, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिलीज में ये बात करूँगी। बिल्कुल सही बात कही है रिदा ने कि अल्टीमेटली व्यूअर्स पहले अगले को तो पता चले कि क्या चीज़ मयूब है और क्या नहीं है। हमारे यहाँ इतनी ख़वातीन हैं कि अगर उनके शौहर उनको मारते हैं तो वो ऐसे नॉर्मली कैजुअली कहती है, तुमने कहा तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, मियाँ रात नू ना थोड़ी हाथापाई हो गई, और उनको लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल बात है और इसमें इट्स नो बिग डील। लेकिन व्यूअर्स, माँ बाप को बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो मियाँ बीवी, मतलब ये तो एक्चुअली मैडम बड़े लोगों की सोच का हिस्सा भी नहीं होता कि ये चीज़ गलत है। उनको लगता है कि अगर मियाँ गाली निकाल देता है या थप्पड़ लगा देता है या 1-2 बारी कुट भी देता है तो खैर है, नॉर्मल है। बट नहीं है खैर। यही बात जो रिदा ने जिसकी तरफ पिन पॉइंट किया कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि आपके हकूक़ क्या हैं और क्या लॉज हैं, ताकि आप अपने आप को भी सेव कर सकें।
जी मैडम, आपका मैसेज। बहुत शुक्रिया। मैं एक तो तमाम ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि तशद्दुद किसी भी तौर पर नॉर्मल नहीं है। आप कभी भी किसी भी किस्म के तशद्दुद को ना खुद अपने लिए तस्लीम करें, ना ही अपनी बच्चियों के लिए, ना ही घर के और लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेना है वो एक किसी सरकारी इदारे का या काफ़ी सरकारी इदारों का काम नहीं है। मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि माशरे के हर फ़र्द को तशद्दुद को बुरा समझना चाहिए। अपने घर में, अपने आस पास इसकी बीख करने के लिए जो भी मुमकिन छोटी मोटी एफ़र्ट कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। मैं अपनी हेल्पलाइन का जिक्र लाजमी करना चाहूँगी 1737। आप कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, आप पंजाब के किसी भी शहर में किसी भी कोने में रहती हैं, आप बराए मेहरबानी अगर आपको इस बात का खदशा है या आप किसी तशद्दुद के वाक़े से गुजरी हैं या आपको लगता है कि आपको बग़ैर आपकी मर्ज़ी के कहीं पे रखा जा रहा है, तो हेल्पलाइन 1737 पे आप रब्ता करें। अगर खुद रब्ता नहीं कर सकती हैं, कुछ 042 या कुछ लिखना है? नहीं, जस्ट 1737 लैंडलाइन जी, लैंडलाइन से। और अगर मोबाइल से इससे भी 1737 पे ही कॉल किया जाएगा। हाँ। और दूसरी बात ये है, मैं जो हमारे बाकी जो अहबाब हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसा वाक़या आए या आपको मालूम हो कि कोई खातून है जिसे या तो घर में कैद किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और वो किसी तरह से रब्ता करने की पोजीशन में नहीं है, तो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें और आप उसके बिहाफ पे हेल्पलाइन 1737 पे कॉल करें। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि तमाम मालूमात जो हैं वो सीगा राज में रखी जाती हैं। किसी का नाम, लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं होती है, क्योंकि तशद्दुद के मामलात में जब आपने किसी को असिस्टेंस देनी है तो उसका बुनियादी उसूल ये है कि विक्टिम है या उसके बारे में मालूमात देने वाले हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। मैडम, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जो बहुत पुराना है। ऑब्वियसली बिकॉज़ आई वाज प्रेग्नेंट विद हमजा 20 साल के होने वाले हैं, तो ये कोई 20-21 साल पुराना इंसिडेंट है। उस वक्त आपको पता ही है कि क्या हालात थे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कराची में थी और मैंने फ़ोन किया 15 पे। मैं बाथरूम में बंद थी, मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था और मुझे लग रहा था कि आज मुझे मर्डर कर देंगे। और मैं उस वक्त 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने बच्चे की टेंशन थी। मैं दरवाज़ा लॉक किया, 175 पे फ़ोन किया, आगे से जवाब ही आया, आप लोग शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी। मैंने कहा प्लीज़ जल्दी आ जाएँ, बड़ी मैं रो रही हूँ और मैं हिस्टेरिक। कहते जी ये आप लोगों का निजी मामला है, फ़ोन बंद। उस वक्त अगर किसी ने फ़ोन कर दिया होता किसी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, तो शायद मैं बहुत सी और मारों से बच जाती। जी। तो मैडम, ये मेरे भी दिल के एक करीब ऐसा टॉपिक है। और सच्ची बात तो ये है कि अगर मेरी जैसी औरत जो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, और आपने जैसे कि कहा रिदा इंडिपेंडेंट भी थी और अपने आप को फाइनेंशियली भी सिक्योर कर चुकी थी, मेरे में भी हिम्मत नहीं थी। मैंने एक फ़ोन किया 15, जब मुझे जवाब मिला उस वक्त व्यूअर्स ऐसा ही होता था। अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा कुछ नहीं होता। 15 फ़ोन करते हैं, वो डायरेक्ट आपको राइट की जगह हमारे साथ कनेक्ट कर आपसे कनेक्ट कर देते हैं, अगर उससे रिलेटेड केस हो, जहाँ पे भी हो। बात करने का पॉइंट ये है कि अपने राइट्स को जानें। रिदा जैसी बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर देती हैं इस चीज़ को कि अपने राइट्स को जानें और अपने राइट्स के लिए खड़े होना सीखें। जब तक हम लोग सब मिल के एक दूसरे को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी अथॉरिटीज़ बना लें, इट्स गोइंग टू बी यूजलेस। तो मैम, आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रही हैं, लेकिन घोड़े को पानी तक व्यूअर्स पहुंचाना होता है। अगर एक औरत खुद नहीं हिम्मत कर पा रही, आप अगर हमसाए हैं या घर के अंदर रहने वाले, आप घर में काम भी करते हैं उन लोगों के जहाँ पे आप तशद्दुद दे रहे हैं, आप कॉल करें, आके चेक करेंगे। होता ये है कि अगर वो आके चेक करेंगे और एक दफ़ा उनको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मामला हो रहा है, तो अगले को भी ये समझ आ जाएगी कि यार मोहल्ले वालों ने कंप्लेन कर दी है, तो और कुछ नहीं तो शायद उसी से थोड़ा सा बंदे दा पुत्र बन जाए अल्टीमेटली। क्योंकि व्यूअर्स, गोल ये होता है कि सुलह, पॉजिटिविटी एंड बेस्ट केस सिनारियो ये है, लेकिन 90% बेस्ट केस सिनारियो होता नहीं है। सो ये लोग तो अपना अपना एफर्ट अपने अपने राइट में कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में। अब हमें भी एफर्ट्स करने हैं अपने इर्द गिर्द अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट मैडम, फॉर द वुमेन ऑफ पंजाब। थैंक यू सो मच रिदा फॉर योर एफर्ट फॉर ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हम आपसे छुट्टी लेंगे एक दिन की, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।